नेक्स्ट सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस के बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज़ में पहले तो हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन चैनल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सबसे पहले मैसेज सोर्स है। ठीक है, तो मैसेज सोर्स जो है यहाँ पे ये जो मैसेज सोर्स है ये कोई भी आप वॉइस सिग्नल आप बोलते हो तो वो मैसेज सोर्स है, या यूँ कह लीजिए आपका माउथ है, एक मैसेज सोर्स है। यहाँ से आपने एक मैसेज जो है माइक्रोफोन में बोला तो दिस मीन्स वो ट्रांसड्यूसर में गया है, और उस ट्रांसड्यूसर ने आपके माइक ने मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग में उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया और उसको ट्रांसमीटर में भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एम्पलीफायर होता है और मॉड्यूलेटर होता है और एंटीना एंड सो ऑन मैनी थिंग्स बहुत सारी होती हैं, इनकोडर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं और यहीं पे आपका एक प्री एम्फेसिस प्रोसेस कराया जाता है। उसके बाद इसको हम जो है यहाँ पे चैनल में भेज देते हैं, ट्रांसमिटर चैनल हो जाता है। चैनल में भेजने के बाद और इसी चैनल में हमारे पास डिस्टॉर्शन आते हैं और नॉइसेस ऐड होती हैं, और उसके बाद फाइनली रिसीवर इज़ द ब्लॉक डायग्राम, और यू कैन से रिसीवर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डीमॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर्स, डीमॉड्यूलेटर and many more things, and then output transition and message destination। तो यहाँ पे देखिए जो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस जो प्रोसेसेस होते हैं वो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर में होते हैं। तो ट्रांसमीटर में हम लोग प्री एम्फेसिस कराते हैं और रिसीवर में हम लोग डी एम्फेसिस कराते हैं। कराते क्यों है ये तो बात की बात है, पहले तो आप समझ लीजिए होते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ट्रांसमीटर में हम लोग क्या करते हैं, प्री एम्फेसिस प्रोसेस कराते हैं, और रिसीवर में हम लोग डी एम्फेसिस प्रोसेस कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी जो हम लोगों की समझने वाली बात ये है कि देखिए जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है वो आपका साइनोसॉइडल सिग्नल होता है। ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल होता है। तो अब देखिए ये मैसेज सिग्नल जो है हमारा, और जो हमारी जो आवाज़ है उसमें कोई एक वर्ड तो नहीं है। अब एक वर्ड नहीं है इसका मतलब हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। हम बोलने को बोल देते हैं हमारा मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल है, तो यहाँ पे जो भी हमारा वॉइस सिग्नल जनरेट हो रहा है, ऑडियो सिग्नल, ये आपका बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज रखेगा। ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी को कंटेन करेगा, अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज यू कैन से। तो देखिए उस फ्रीक्वेंसीज में अगर मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कंसीडर करूँ एज अ साइन वेव, तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ वेरिएशंस कम होंगे और कुछ वेरिएशंस ज़्यादा होंगे। तो देखिए अगर कुछ वेरिएशंस कम है आपके पास, अगर मैं मान लूँ इस सेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और यहाँ पे अपर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो देखिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पावर यहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वहाँ पे पावर उसके पास कम हो पाती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप गेस कर सकते हो, क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसके पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है, और यू कैन से अ लिमिटेड वैल्यू ऑफ अ फाइन वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड रहता है। बट जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनके पास जो आपका एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी लो होता है, और आपको पता है पावर इज जस्ट रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सो यू कैन से कि हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका जो एम्पलीट्यूड लो होने की वजह से जो पावर रहती है सिग्नल की वो भी काफ़ी कम रहती है। तो इस वजह से अगर हम उस प्रोसेस को थोड़ा सा कंसीडर करें तो उसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि भैया यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली नहीं है हर जगह पे। इक्वली इन द सेंस हर जगह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर होल पार्ट ऑफ द input signal that is not in equilibrium, or you can say that is not a part of or undesirable things. This is undesirable things. So हमें करना क्या है, हमें करना ये है। अब यहाँ पे हाँ प्रॉब्लम की समस्या कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी अगर आप इसका पावर लो है, सिग्नल वीक है, पावर लो इन द सेंस वी कैन से सिग्नल इज़ वीक। तो अगर सिग्नल वीक है तो वहाँ पे यहीं पे सिग्नल में जब हम ट्रांसमिशन
चैनल में इसको भेजेंगे, हो सकता है वो आपका वायरलेस हो या वायर्ड हो, तो जिस वे में, जिस चैनल में ये जा रहा होगा उसमें इसमें डिस्टॉर्शन एंड नॉइसेस बहुत ज़्यादा आएंगी। क्योंकि देखिए अगर सिग्नल की पावर वीक है, सिग्नल की पावर बहुत कम है, तो उस केस में वहाँ पे नॉइसेस बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करेंगी इन कंपैरिजन टू द बूस्ट सिग्नल। ठीक है, यानी सिग्नल अगर हमारा एक अच्छी फाइन शेप रख रहा है और उसके पास अच्छा खासा एम्पलीट्यूड है, तो उस केस में अगर डिस्टॉर्शन होता भी है तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारा मेन सिग्नल कौन सा है, हमारा नॉइस कौन सी है। लेकिन जब सिग्नल वीक होता है तो उस केस में अगर नॉइस ऐड होती है तो ना हम डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाते कि जो है नॉइस कितनी है और हमारा सिग्नल कैसा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रांसमीटर पे ही हमारे मॉड्यूलेशन के पहले ही हमें क्या कराना पड़ता है, प्री एम्फेसिस प्रोसेस कराना पड़ता है। और इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या हैं, सिग्नल को एक्स्ट्रा पावर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम एक्स्ट्रा पावर देते हैं ताकि पूरा पूरा सिग्नल बूस्ट हो जाता है, यानी सिग्नल को एक अच्छा पावर लेवल मिल जाता है जिसकी वजह से वो मॉड्यूलेट कर दिया जाता है और मॉड्यूलेट करने के बाद वो ट्रांसमिशन चैनल में भेज दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे नो डाउट अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को क्या कर दिया, एक्स्ट्रा बूस्ट किया है, तो एक्स्ट्रा बूस्ट करने की वजह से अब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो आपका डिस्टॉर्टेड होगा, जैसा रहना चाहिए था वैसा तो नहीं होगा, तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, आई नो। बट अगर हम कम्युनिकेशन रिसीवर पे वही प्रोसेस उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस कर दें तो हम वेव को उसी शेप में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं भाई। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो एम्फेसिस है उसका उल्टा प्रोसेस यानी डी बूस्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग कहाँ पे करेंगे, रिसीवर पे करेंगे, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी एम्फेसिस बोलते हैं। चलिए देखिए, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस इन एफएम, ये बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कराते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तभी वेरी करती है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी हम लोग एफएम में ही वेरी कराते हैं, ना कि आपके एएम में या पीएम में। ठीक है, पीएम में बेसिकली फेज डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंटेनिंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको पता ही है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कंटेन करता है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज इन लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जो सिग्नल है उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द सिग्नल इन्फॉर्मेशन is in the low frequency of modulating signal, but the part of high frequency modulating signal containing low amplitude and low power। यानी अब देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी जो बचा, रेस्ट पार्ट अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है किसका, आपका हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो जो है वो लो एम्पलीट्यूड रखता है और लो एम्पलीट्यूड रखता है एंड लो पावर रखता है। तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, वहाँ पे उसके पास पावर कम होगी, जिससे मोस्ट ऑफ द नॉइस इज एडेड टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के पास आप जो है वहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा ऐड होती है। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं विद द फॉर्मूला नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की। देखिए यहाँ पे नॉइस पावर इन डीबी दैट इज इक्वल्स टू 20 ऑफ लॉग एफ। एफ इज, देखिए अब यहाँ से एफ जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आपका नॉइस पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात तो अब यहाँ से क्लियर हो जा रही है। यानी अगर हम एफ़ को डबल भी कर देते हैं तो हमारे नॉइस पावर में देखिए 6 dB का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग 2 कितना होता है आपका, लॉग 2 होता है 0.3010, और 20 को 3010 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 6 dB का चेंज आपको मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। सो अब इससे हम लोग इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग प्री एम्फेसिस करते हैं। इस प्रोसेस में देखिए क्या होता है, वी बूस्ट द पार्ट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हैविंग लो एनर्जी एंड देन मॉड्यूलेट। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग सिग्नल को बूस्ट करते हैं,
उस पार्ट को बूस्ट करते हैं जिसके पास एनर्जी कम होती है। दिस मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं और फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन कराते हैं। अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन तो आपका पक्का है होना, मैंने अभी बोला ही था आपको। तो उस डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग डी एम्फेसिस करते हैं इस सिमिलर प्रोसेस, जो कि एक सिमिलर प्रोसेस होता है, लेकिन ये हम करते कहाँ पे हैं, हम रिसीवर पे करते हैं, ठीक है। एंड रिसीवर पे करते हैं तो हमारा सिग्नल जो है जैसा था वैसा ही हमें ट्रांसड्यूसर के थ्रू मिल जाएगा, जैसे कि लाउड स्पीकर वगैरह हैं तो उसके थ्रू हमें मिल जाने वाला है। देखिए इसके एडवांटेज हैं हमारे पास, नॉइस इंटरफेरेंस जो है वो लिमिटेड हो जाता है, जो कम्युनिकेशन चैनल में ऐड हो रहा था, और जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होने के लिए उसके पावर जो रिक्वायर्ड पावर है वो मेंटेन रहती है, और डिस्टॉर्शन जो है हमारे चैनल के थ्रू डिस्टॉर्शन जो ऐड होने वाला था वो रिड्यूस हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा कि प्री एम्फेसिस क्यों कराते हैं और डी एम्फेसिस क्यों कराते हैं। बेसिकली ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है, प्री एम्फेसिस इज यूज्ड टू boost the signal to maintain the required power and its amplitude, और 4 ऑप्शन ऐसे ही बना के दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्री एम्फेसिस इसलिए कराते हैं ताकि सिग्नल का पावर लेवल और उसका एम्पलीट्यूड लेवल मेंटेन रहे, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी बात, हम लोग नॉइस को रिड्यूस करने के लिए या नॉइस ऐड ना हो पाए इस वजह से हम लोग एम्फेसिस कराते हैं। अब डी एम्फेसिस क्यों कराते हैं, प्री एम्फेसिस के इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी एम्फेसिस करते हैं। प्री एम्फेसिस कहाँ होता है, आपका ट्रांसमीटर पे होता है, और डी एम्फेसिस आपका रिसीवर पे होता है। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए